आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E तथा विभवांतर यानी कि V में संबंध। E और V में संबंध मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट A पर और इससे R दूरी पर यहाँ एक टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश एक छोटा सा प्लस Q0। हम इसको छोटा सा विस्थापन देते हैं, अल्प विस्थापन देते हैं dr। विस्थापन को dx dr कुछ भी ले सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो स्थिर वैद्युत बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का होगा, तो स्थिर वैद्युत बल की डायरेक्शन हो जाएगी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा ये। और मैं इसको इसके नज़दीक ला रहा हूं तो मुझे इधर ही बल लगाना पड़ेगा। अगर कोई एक्सटर्नल बल लगता है, यदि कोई बाह्य बल लगता है तो उसकी डायरेक्शन है ये। अगर इसको एक समान वेग से लाना है, इसमें कोई त्वरण नहीं हो, तो ऐसा तब होगा जब ये दोनों बल बराबर होंगे। अगर इनमें से कोई भी बल ज़्यादा हो गया, अगर ये ज़्यादा हो गया तो इधर की तरफ त्वरण हो जाएगा, और ये ज़्यादा रहा तो ये स्पीड कम होकर रुक जाएगा, फिर वापस उधर चला जाएगा। तो ये दोनों बल बराबर रहेंगे तो एक समान वेग से चलता रहेगा। एक बार ये गति दे दी जाए और उसके बाद ये दोनों बल बराबर रख लिए जाएं, तो ये एक समान वेग से विस्थापित हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। dr अल्प विस्थापन है और ये अपोजिट फोर्सेज हो गए। तो यहाँ पर जो बाह्य बल है वो स्थिर वैद्युत बल के समान है, परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा अपोजिट है, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये संबंध आ गया बाह्य बल और स्थिर वैद्युत बल। ये स्थिर वैद्युत बल है, इस Q0 को dr विस्थापन में कार्य निकालना है हमें। प्लस Q0 को dr विस्थापन देने में कार्य तो वो कार्य हो जाएगा F डॉट dr। बाह्य बल द्वारा कार्य निकालते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा इस बल की जगह अगर हम ये रख दें तो ये हो जाएगा माइनस Fe डॉट dr। अब F की वैल्यू क्या होगी? इस F की F इक्वल टू हो जाएगा QE। यहाँ पर मान लो विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ जो है वो है E। ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पर ये उत्पन्न कर रहा है, चाहो तो आप इसको यहाँ भी दर्शा सकते हो। ये विद्युत क्षेत्र हो गया इस प्लस आवेश के कारण यहाँ पर, तो इस पर बल हो जाएगा इसका आवेश और यहाँ पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र।
वो इसकी वजह से है। तो एफ की जगह आ जाएगा क्यू ई माइनस यू ही रहेगा डॉट डी आर। तो यहाँ ये फॉर्मूला लगा दिया, एफ इक्वल टू क्यू ई। इस Q0 को इधर नीचे ले लेते हैं, तो dW अपॉन Q0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। और कार्य बटे आवेश, इकाई आवेश का कार्य, इसको कहते हैं विभवांतर dV। ये एलिमेंटल है, मतलब बहुत छोटा है, तो इसको भी बहुत छोटा लिया है मैंने। डेल्टा तो लगाते हैं, डेल्टा में तो कितना भी बड़ा हो सकता है, और डी तब लगाते हैं जब थोड़ी सी वैल्यू हो, थोड़ा सा परिवर्तन हो, माइनस ई डॉट डी आर। अगर मान लो कोई कण एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील है तो यहाँ एक्स ले सकते हैं, डी एक्स डी वाई भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस इधर हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, और डी आर को नीचे ले लेंगे तो E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर आर कैप। इसमें क्या किया है मैंने, डी आर को नीचे लिया है तो डी वी बटे डी आर ये बन गया, लेकिन बटे में वेक्टर नहीं लगाते हैं तो आर कैप लगाना पड़ेगा, माइनस को भी इधर ले लिया। ये जो है डी वी बाई डी आर, इसको कहते हैं विभव पतन। यहां डी वी बटे डी आर को विभव पतन कहते हैं। विभव पतन की परिभाषा भी हो जाएगी यहां से, विभवांतर और दूरी का अनुपात है ये विभव पतन। इसकी परिभाषा होगी दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर। को विभव पतन कहते हैं। दूरी के साथ मतलब दूरी बटे में आ रही है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव पतन कहते हैं। तो ये जो राशि है विभव पतन का नेगेटिव, ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक निष्कर्ष यहाँ निकल गया, विभव प्रवणता का ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान होता है। विभव प्रवणता का जो नेगेटिव है, ये विभव प्रवणता है, इसका नेगेटिव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को हम एक और रूप में लिखें, समीकरण 2 से। ये रिलेशन तो यहीं कंप्लीट हो जाता है। अगर जैसे रिलेशन पूछा है तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं। इससे कुछ जानकारी आए और किस तरह से लिखेंगे। इसमें मान लो अगर मैं कुल विभवांतर निकालता हूँ, तो कुल विभवांतर डेल्टा वी या वी से व्यक्त कर दो तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अगर हमें कहीं पर इसका मान दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट विभवांतर इस समीकरण से निकाल सकते हैं समाकलन करके, लिमिट वगैरह लगाकर। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध हो गया।
एक बार इसको देखो, समीकरण 3 से अगर हम केवल परिमाण लिखें तो वो ये हो जाएगा, वेक्टर हटा दें तो माइनस dv/dr, और ये r कैप को भी छोड़ दो, परिमाण, इस माइनस को भी हटा दो, केवल परिमाण ले लेते हैं बस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल विभवांतर बटे कुल दूरी। dr को x वगैरह लिख सकते हैं। मान लो ये दो प्लेट हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है x और इन दोनों के मध्य का विभवांतर है v। तो dv की जगह कुल विभवांतर v लिख देंगे और यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस x लिख देंगे। वो तो डिस्टेंस जो भी दी हुई होगी वो हो जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, विभवांतर बटे दूरी। जैसे अभी आगे पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में विद्युत धारिता वगैरह, तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की। ऐसे मान लो कोई न्यूमेरिकल है, ये दो पॉइंट हैं ए और बी, ए से बी तक की दूरी मान लो 10 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर मान लो 200 वोल्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो कितना होगा? एक समान है मान लो विद्युत क्षेत्र, एक समान होने पे हटाएंगे हम ये डी वगैरह, तो डायरेक्ट इससे निकाल देंगे। विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, वोल्ट जैसे 200 हो गया और 10 मीटर ये हो गया, तो ये रह जाएगा 20 वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से, अगर v ये दे दिया जाए। अगर मान लो आपको ये दूरी l के फॉर्म में दे रखी है तो x की जगह फॉर्मूले में l लगा सकते हैं। वो तो आप कुछ भी ले सकते हो, जो दिया हुआ है उस आधार पे चलेगा। तो इस फॉर्मूले को सिंपल रूप में ऐसे यूज करते हैं कई जगह। तो E और V में संबंध का छोटा सा टॉपिक है ये, जिसमें ये फॉर्मूला बहुत काम का है ये। और विभव प्रवणता की डेफिनेशन, विभव प्रवणता का मात्रक, तो मात्रक तो वही बन जाएगा विभव और दूरी के अनुपात से, वोल्ट पर मीटर, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वही हो जाएगा। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। अब लेते हैं हम स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को U से व्यक्त करते हैं। विभव और स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा में सिर्फ एक शब्द का फर्क है। विभव में तो हम कहते हैं इकाई धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, और स्थितिज ऊर्जा में इकाई नहीं लगाना है, जो भी आवेश आप लेकर आ रहे हो उसका टोटल कार्य होगा ये। तो परिभाषा क्या होगी इसकी? किसी आवेश को अनंत से नियत वेग के साथ विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा जब भी निकालते हैं कार्य से निकालते हैं, चाहे हम ग्रेविटेशनल निकालें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, चाहे स्प्रिंग को खींच के छोड़ें प्रत्यानयन के लिए निकालें, सभी में कार्य निकाला जाता है। तो कोई आवेश है, बस इसमें इकाई आवेश नहीं बोलना है, कोई सा आवेश है तो उसकी टोटल ऊर्जा हो जाएगी, बस अनंत से लाने में किया गया
कार्य, नियत वेग से लेकर आना है। अब हमने एक विभवांतर का ये फॉर्मूला पढ़ा था, विभव वगैरह का ये फॉर्मूला पढ़ा था। अनंत से लाने में किया गया कार्य बटे ये, इसको यहां ले जाते हैं तो W बराबर Q0 इंटू V, ये विभव है, ये कोई भी आवेश जिसको लेकर आए वो है, और ये था कार्य। ये डिवाइड करने से तो ये बन गया था इकाई आवेश का कार्य, लेकिन अब नहीं है ये इकाई का, ये तो इधर चला गया। तो ये कुल कार्य है किसी आवेश को Q0 को लाने में किया गया कार्य, यही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ जो W है वो है Q0 को अनंत से लाने में कुल कार्य, अनंत से लाने में कुल कार्य, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के समान होता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अतः समीकरण 1 में W बराबर U रखने पर, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा से व्यक्त करेंगे, स्थितिज ऊर्जा को U से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ हम W को U मान लेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा आवेश गुणा विभव, इसी में लगा देंगे डायरेक्ट। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब विभव दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है। लेकिन अगर मान लो हमें दोनों आवेश दिए हुए हैं और विभव दिया हुआ नहीं है, तो जो दूसरा आवेश है उसका विभव निकाल के यहां रख दो। इसको चलो हम अलग से देखते हैं। दो बिंदु आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेशों की स्थितिज ऊर्जा लिखनी है। चलो मान लेते हैं यहां पर Q1 आवेश, यहां पर Q2 आवेश, पॉइंट A B और डिस्टेंस R। Q1 Q2 दो आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी R है। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो जो आवेश लोगे वहां पर विभव लेना पड़ेगा। अगर Q0 की जगह ये रखा तो यहाँ का विभव लेना पड़ेगा, वो विभव इसका होगा, तो इसके कारण वहाँ पर पहले विभव निकालेंगे। अगर Q0 की जगह Q1 लेते हो तो यहाँ पर विभव चाहिएगा, वो विभव उसका होगा। तो हम एक काम करते हैं, Q1 का विभव निकाल लेते हैं। यहाँ पर Q1 के कारण, उसका नहीं इसी का निकालेंगे, Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, इसको चाहो तो V1 मान सकते हो। तो ये विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बिंदु आवेश का विभव हम पढ़ चुके हैं, ये वाला आवेश हो जाएगा Q1 और इससे डिस्टेंस हो जाएगी R। तो ये बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक है। तो इस आवेश के कारण विभव निकाल रहे हैं तो ये वाला आवेश ले लिया, जहां निकाल रहे हैं तो वहां तक की दूरी ले ली। अतः इनकी स्थितिज ऊर्जा इनकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो हो जाएगी Q2 इंटू V1। अगर ये आवेश लिया है तो विभव इसका लेंगे, इसका विभव हमने V1 लिया है और वो आवेश Q2। U इक्वल टू Q2 इंटू V1। V1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लिया यहाँ पर, यानी इसको रख दिया है। Q को आगे ले लेते हैं इसको, तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 अपॉन R। अगर आपको इसको शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिख दो K Q1 Q2 अपॉन R। ये स्थितिज ऊर्जा हो गई, दो आवेश दिए हैं। तो अगर दो आवेश दिए हैं तो दोनों को यहाँ रख देंगे, और अगर हमें एक आवेश और वहां पर विभव दिया है तो ये सूत्र लगा देंगे। अब हम स्थितिज ऊर्जा की वैसी बात करते हैं, मात्रक वगैरह की, तो ऊर्जा कोई सी भी हो, मात्रक जूल, इसका SI मात्रक जूल होता है, और CGS मात्रक अर्ग होता है। तो ये सब चीज 11th की है। तो मात्रक कोई सा भी ऊर्जा हो उसका जूल रहेगा, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा कभी भी अकेले आवेश की नहीं होती, अकेले कण की नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो अकेला ही आवेश है, ऐसा नहीं है। ये एक आवेश है लेकिन यहाँ पर विभव किसी और की वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो दो आवेशों का प्रभाव है यहाँ पर। यहाँ विभव में शामिल है वो, क्योंकि विभव से हमने ये बनाया है तो इसमें आवेश आ गया। तो कुल मिला के दो आवेश तो होने चाहिए कम से कम, अकेले की स्थितिज ऊर्जा पॉसिबल नहीं है। तो ये स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन जो है विभव से ही बन जाती है। विभव में थोड़ा सा परिवर्तन है, बस इकाई नहीं लगाना है। अगर इकाई लगा देंगे तो ये विभव की परिभाषा बन जाएगी। तो फॉर्मूला भी हमने उसी से बना लिया, दोबारा इंटीग्रेशन करके वर्क निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन करके निकाला था, तो इसको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब एक बार मैं चारों राशियों को कंपेयर करता हूँ। मान लो स्थिर वैद्युत बल लिखें दो आवेशों के बीच में, तो स्थिर वैद्युत बल होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और स्थितिज ऊर्जा लिखें 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। इसमें नीचे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ सिंगल पावर है R। ऐसे ही अगर तीव्रता लिखनी है तो तीव्रता एक बिंदु आवेश की लिख सकते हैं 1/4πε0 Q अपॉन R²। और विभव होगा 1/4πε0 Q अपॉन R। अब इसमें देखो, ये हमेशा दो बिंदु आवेशों की होगी, इसमें दो आवेश होना जरूरी है, बल अकेले की वजह से नहीं लगेगा। ये दूरी हो गई R। और स्थितिज ऊर्जा में भी कम से कम दो आवेश तो होने ही चाहिए, निकाय तो होना ही चाहिए। अकेले आवेश की वजह से ये भी पॉसिबल नहीं है। चारों में कुछ ना कुछ फर्क है। इसमें दोनों आवेश हैं और स्क्वायर है, इसमें दोनों आवेश है, घात एक है। इसमें स्क्वायर है लेकिन आवेश एक है, और इसमें आवेश भी एक है और घात भी एक है। सब में फर्क है। ये तो चलेंगे ही, मतलब माध्यम पे तो ये सब डिपेंड करते हैं। इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो एक आवेश की वजह से है R दूरी पर, यहाँ आवेश होना जरूरी नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया ये। ऐसे विभव भी एक आवेश की वजह से हो सकता है, इसमें दूसरा आवेश यहाँ जरूरी नहीं है। तो विभव और विद्युत क्षेत्र में तो बोला जाएगा किसी बिंदु पर, इनमें नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनमें तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होकर आएगा, पर्टिकुलर किसी बिंदु पे नहीं होता। तो ये हो गया। अब तक जो चारों क्वांटिटी हमने पढ़ी है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उन चारों की तुलनात्मक स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन कि किसमें क्या है, किसमें क्या फ़र्क है। एक चीज़ और, ये वेक्टर होता है, अगर वेक्टर लगाएं तो ऐसे लगा सकते हो R कैप। एक ये भी वेक्टर होता है, लेकिन ये दोनों अदिश होते हैं, एक फ़र्क ये भी है इनमें। तो ये चारों क्वांटिटी हो गई।
अब लेते हैं बाह्य क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के युग्म की स्थितिज ऊर्जा मान लेते हैं एक आवेश ये है Q1, दूसरा आवेश ये है Q2। इसका स्थिति सदिश R1, इसका स्थिति सदिश R2, और इन दोनों के बीच का ये जो वेक्टर है ये है R12। यहाँ पर कोई विभव लगा हुआ है V1 और यहाँ पर विभव है V2। विभव समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। तो पहले मैं इसकी स्थितिज ऊर्जा लिख रहा हूँ। V1 विभव क्षेत्र के कारण इसको मान Q1 की स्थितिज ऊर्जा यहां पर लगा हुआ क्षेत्र है V1 और यहां पर आवेश है Q1। तो अभी इसको ध्यान नहीं रखना है, मान लो ये है ही नहीं यहाँ पर, केवल ये है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी उसको मान लेते हैं U1। तो ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी Q1 इंटू V1। विभव के कारण बाहर से कोई बाह्य क्षेत्र लगा हुआ है, कोई विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, विद्युत क्षेत्र है तो विभव भी उत्पन्न करेगा, तो ये हो जाएगा Q1 V1। ऐसे ही V2 विभव क्षेत्र के कारण एक्चुअल में ये विद्युत क्षेत्र है जो विभव V2 उत्पन्न कर रहा है बस। कारण Q2 की स्थितिज ऊर्जा उसको U2 से डिनोट कर देते हैं। अब इसको भूल जाओ, केवल इस पर ध्यान रखेंगे, ये आवेश है Q2 और यहां पर पोटेंशियल है V2। तो केवल पोटेंशियल की वजह से, केवल विभव की वजह से स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी ये। ऐसे ही इसकी स्थितिज ऊर्जा केवल विभव की वजह से। अब इन दोनों में भी तो आपस में अन्योन्य क्रिया होगी, इन दोनों में भी तो आपस में बल लगेगा। अगर मान लो विभव नहीं होता तब भी तो इनमें आपस में अन्योन्य क्रिया की वजह से स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इनकी भी लिख देते हैं। Q1 व Q2 की परस्पर अन्योन्य क्रिया, मतलब ये वहां विभव उत्पन्न कर रहा है या वो यहां कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा होगा। अन्योन्य क्रिया मतलब आकर्षण प्रतिकर्षण जो भी है, अन्योन्य क्रिया के कारण स्थितिज ऊर्जा, इसको चलो U3 से डिनोट कर दें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेश बटे दूरी। इसमें स्क्वायर नहीं आता है, जल्दबाजी में स्क्वायर नहीं लगाना है। तो ये दोनों फॉर्मूले तो वो हैं जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, फिर बाद में मैंने V का मान रख के दूसरा फॉर्मूला बनाया था दो आवेश के पदों में, ये वो वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस निकाय की, इस जोड़े की, इस युग्म की अधिकतम एनर्जी का मान तीनों के टोटल के बराबर आएगा।
अतः युग्म की कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा तीनों का टोटल, U1 की वैल्यू Q1 V1, U2 की वैल्यू Q2 V2 यहाँ से, और U3 की वैल्यू ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। ये व्यंजक हो गया किसी एक्सटर्नल फील्ड में दो चार्ज हैं उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी का। टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इसलिए, बाह्य इसलिए, यहाँ अलग से विभव कोई और उत्पन्न कर रहा है। वो कौन उत्पन्न कर रहा है हमें नहीं पता, बस हमें तो दे रखा है यहाँ पर पोटेंशियल V1 है। हालांकि इस तरह से ना बना के आप सिंपल चित्र भी बना सकते हो। मान लो ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, यहाँ पर विभव V1 है, यहाँ पर विभव V2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका जो विभव होगा वो V1 है, यहाँ पर आवेश ये, इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी Q2 V2, और K Q1 Q2 बीच की डिस्टेंस ये तीसरा वाला पद हो गया। तो बिल्कुल शॉर्ट में अगर मान लो एक नंबर में से डायरेक्ट व्यंजक लिखवाता है तो डायरेक्ट चित्र बना के ऐसे लिख सकते हो। ये डायग्राम भी चल सकता है यहाँ इसकी जगह। ये R1 R2 डेल्टा R2 की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे, यहाँ R2 लगाना चाहिए या फिर इसमें से हटा देते हैं, कन्फ्यूज़न कम से कम रहेगा। तो स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट हो गया साथ में। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, उसमें विभव प्रवणता वगैरह हो गई। इसके बाद में स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन हो गई। स्थितिज ऊर्जा का बेसिक फॉर्मूला अगर विभव दिया हुआ है तो ये वाला हो जाएगा, अगर दो आवेश हैं तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, और बाहर से क्षेत्र लगा हुआ है और दो आवेश भी हैं तो टोटल ये हो जाएगा। इसके बाद में अगर कोई बड़ा निकाय है, दो से ज़्यादा आवेश हैं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में आपको जितने भी पेयर हैं उसके हिसाब से निकालनी पड़ेगी। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ विभव का। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दो पॉइंट हैं ए एंड बी। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आपको ये बताना है कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, इनमें से कौन सा बड़ा होगा। और सेकंड क्वेश्चन ये बिंदु ए का विभव और बिंदु बी का विभव, इसमें से कौन सा बड़ा होगा। तो ये आपको मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाओं में बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व जहां ज़्यादा होता है वहां विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है। इस पॉइंट पर लाइनें पास पास हैं, इसमें गैप ज़्यादा है, तो जहां विद्युत बल रेखाओं का, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ज़्यादा होता है, ये लाइनें नज़दीक होती हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इसका पता लगाएंगे हम क्षेत्र रेखाओं के घनत्व से। ये मान लो फिल इन द ब्लैंक है, जैसे हमें भरना है ग्रेटर या स्मॉल। एग्जाम्पल को ऐसे कह सकते हो,
इनसे ये रिक्त स्थान भरने थे। तो ये ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर घनत्व ज़्यादा है। इसमें देखना है इसमें विभव किस पे ज़्यादा होगा, इसका मतलब है यहाँ पर विभव, इसका यहाँ पर विभव। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र रेखा इधर की तरफ निकल रही है, और यहाँ पर विभव मान लो 20 वोल्ट है तो यहाँ पर 20 से कम ही आएगा, क्योंकि विभव का जो फॉर्मूला है वो होता है KQ/R। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे विभव घटेगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी V का मान कम होगा, तो V का मान किस साइड में घटेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो E वेक्टर की दिशा में विभव घटता है। तो विद्युत क्षेत्र A से B की तरफ है, राइट साइड में है विद्युत क्षेत्र। तो राइट साइड में विद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब A से B में जाने पर विभव कम हो जाएगा, तो A पर विभव ज्यादा होगा। अगर इस तरह से दे रखी हैं बल रेखाएं, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड B पर ज़्यादा होगा क्योंकि इधर नज़दीक नज़दीक है ये, और पोटेंशियल जो है वो तो A पर ही ज़्यादा होगा। विभव का इससे कोई मतलब नहीं है कि इनके बीच का गैप कम है या ज़्यादा है, बस लाइन है किधर की तरफ जा रहा है, क्षेत्र किधर जा रहा है। क्षेत्र जिधर जा रहा है उधर की तरफ विभव हमेशा कम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इनका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया ये। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बस बाय।